Jai Hind, my dear friends. Today we will learn about what is resource sharing. आज हम लोग पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता को अंग्रेजी में रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। इसके बारे में पता करेंगे। एक तो ये क्या चीज़ होती है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसको प्राप्त करने में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। ये तीनों चीज़ें हम लोग पता करने वाले हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये लाइब्रेरी में क्यों इम्पोर्टेंट है। अब जैसे लाइब्रेरी छोटे से जगह पे होती है, अब ऐसे तो पूरी दुनिया की सामग्री किसी एक लाइब्रेरी में तो हो नहीं सकती है, तो इसीलिए एक लाइब्रेरी को दूसरे लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। जब हम रिसोर्स को शेयर करते हैं तो इसी के बारे में हम लोग बढ़िया से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो मनुष्य के प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं, चाहे वे निर्जीव वस्तुएं हैं चाहे वे सजीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुओं में क्या क्या आती हैं, जैसे कुर्सी, मेज़, कपड़े, लैपटॉप, भूमि, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हो गई। और सजीव में क्या क्या आते हैं, जैसे कैटल्स हो गए, जैसे गधा हो गया, घोड़ा हो गया, खच्चर हो गया, हाथी हो गया, ये सारे ट्रांसपोर्ट के वर्क में आ जाते हैं और उसको खाद्य पदार्थ के रूप में आ जाते हैं। पेड़ पौधे ये हमारे ऑक्सीजन वगैरह के काम में आ जाते हैं, प्लस फर्नीचर वगैरह के काम में आ जाते हैं। तो ये सजीव और निर्जीव ये दोनों संसाधन होते हैं। आजकल हम लोग मानव संसाधन की भी बात कर रहे हैं। अगला ये सहभागिता क्या मतलब होता है। सहभागिता मतलब शेयरिंग यानी बांटना। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पूरे चैप्टर को ठीक से पढ़ते हैं। इसका जो मूल उद्देश्य होता है कि सामूहिक संसाधनों को मिला करके सभी भागीदार जितने भी संस्थान होते हैं उनके सभी के परस्पर हित को ध्यान में रख करके और किसी भी संसाधन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा सके, इसको बोलते हैं इष्टतम स्तर। इष्टतम स्तर मतलब सर्वोच्च स्तर तक प्राप्त करने का जो विधि होता है उसको मूल उद्देश्य है। और इसमें भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे सहकारी अधिग्रहण हो गया, मतलब कई लोग मिल करके अधिग्रहण कर लें, किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर लें। केंद्रीकृत प्रसूचीकरण, केंद्रीकृत मतलब एक छोटा सा कोई केंद्र बना दिया जाए और वहाँ पे सारी सूचनाएं इकट्ठी हों और वहाँ से हर तरफ वितरित की जाएं। और तीसरा जो सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो है अंतर पुस्तकालय ऋण, मतलब एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में रिसोर्स को ऋण पे देना, मतलब साझा करना। तो ये 3 तरह के तरीके होते हैं एक रिसोर्स को शेयर करने के लिए। और उसके बाद ये मैंने बताया है कि जो उपलब्ध संसाधन है उसका इष्टतम उपयोग करना इसका मुख्य प्रयोग है। और जब अन्य पुस्तकालयों से जो वांछित सामग्री होती है वो जब हमें प्राप्त हो जाती है तो इससे पुस्तकालय की क्षमता भी बढ़ जाती है। मान लीजिए हमारे पास 100 किस्म की किताबें हैं किसी भी पुस्तकालय में, और उसके बाद किसी अन्य पुस्तकालय में 100 तरह की किताबें हैं लेकिन अलग अलग तरह की विदेशी पुस्तकालय हैं, पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं। तो अगर हम शेयर कर लें इसको, देश में उपलब्ध सारे पुस्तकालय दूसरे को दे दें और उसके बाद विदेश से जो सारी सामग्रियां हैं उसको शेयर कर दें, तो दोनों के पास शेयर हो जाएगी और किसी एक को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें प्रत्येक भागीदार को कुछ उपयोगी योगदान करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम लेते ही रहें, दूसरे से सब कुछ ले लें और जब काम आए तो दूसरे को सहयोग ना दें। ये सबसे बड़ी कमी है इस चीज़ की, कई लोग ऐसा करते हैं। और उसके बाद ये आया क्यों, आखिर इसका क्या कारण हो गया कि हम लोग रिसोर्स शेयरिंग की बात करने लगे। 1950 और 60 के दशक में क्या हुआ कि एकाएक पुस्तकालय का जो बजट हो वो कम हो गया। और जब बजट कम हो गया यानी जब हमारे पास पैसे कम हो गए तो चीज़ों को हम खरीद नहीं सकते, लेकिन हम किराए पे ले सकते हैं या उधार ले सकते हैं या वस्तु विनिमय की तरह ले सकते हैं। जैसे एक किताब हमने दिया आपको और आपने हमें दे दिया एक किताब, तो इस विनिमय के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तब यहाँ से ये जन्म लेता है संसाधन सहभागिता की बात। तो इस अवधारणा को हम लोगों ने लीगल फॉर्म में दिया, औपचारिक फॉर्म में दिया। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है। एक विचारक हैं एलन केंट, इन्होंने बताया है पुस्तकालय संसाधन के बारे में कि ये बताते हैं कि एक ऐसा कार्य करने का तरीका होता है जिसमें अनेक पुस्तकालय होते हैं, ढेर सारे पुस्तकालय होते हैं और जिसका समान कार्य होता है। जैसे कोई पुस्तकालय हो गया जो हिस्ट्री से रिलेटेड सारे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा पुस्तकालय भी हिस्ट्री से रिसर्च
कर रहा है, तीसरा पुस्तकालय भी हिस्ट्री से रिसर्च कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया कि मान लीजिए किसी के पास वर्ल्ड हिस्ट्री है, किसी के पास एंशिएंट हिस्ट्री है, किसी के पास मिडिवल हिस्ट्री है, किसी के पास मॉडर्न हिस्ट्री है, तो वो एक दूसरे के संसाधनों को यूज कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं समान कार्य, और इसको अधिक सकारात्मक रूप में सहभागिता कर सकें। तो इसका सिंपल सा ये जो डेफिनेशन टाइप है कि बताया गया है कि जिसमें अनेक पुस्तकालय समान कार्यों में अत्यधिक सकारात्मक रूप से सहभागिता कर सकें, उसको हम बोलते हैं संसाधन सहभागिता। अब संसाधन सहभागिता में पारस्परिकता की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है कि ऐसे भागीदारों को प्रयोग में लिया जाता है जिसमें कुछ न कुछ सदस्य सहयोग दे सकें और सहयोग देने के इच्छुक भी हों, और आवश्यकता अगर किसी को पड़े तो उसको उपलब्ध कराया भी जा सके। अब संसाधन के बारे में कौन कौन से संसाधन इसमें आते हैं, इसके बारे में हम लोग जान ले। जैसे कि मैंने पहले ही संसाधन के बारे में बताया जो मनुष्य के प्रयोग में आता है, तो उसका बताया गया जैसे सामग्रियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की सामग्री होती है, पुस्तक हो सकती है या किसी भी प्रकार की पत्रिकाएँ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें सामग्रियों के रूप में आती हैं। और दूसरी चीज़ होती है कार्य। किसी पुस्तकालय में मान लीजिए ढेर सारा काम आ गया, कई मांग बढ़ गई किसी पुस्तकालय में, तो वहाँ पे कार्य को हम बांट सकते हैं दूसरे पुस्तकालय के साथ कि आधा कार्य उस पुस्तकालय द्वारा किया जा सकता है। सेवा का काम, मान लीजिए ढेर सारे लोग आ गए, पूछताछ करना है, तो उनको डील करने के लिए हमें ढेर सारे स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो सेवा के रूप में भी हम संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी संसाधन में, सामग्री, कार्य, सेवा या व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कर्मचारियों को अभिव्यक्त करता है। अब संसाधन में हर वस्तु, व्यक्ति अथवा कार्य शामिल होता है जो आवश्यकता के समय मांगा जा सके, ये संसाधन में शामिल हो जाता है। अब सहभागिता शब्द को मैंने बताया था कि बांटना होता है या आवंटित करना होता है या अपने संसाधन को दूसरों के लिए उपलब्ध कराना होता है, इसी को बोलते हैं सहभागिता। और एक बड़ी शानदार लाइन मुझे मिली कि परस्पर लाभ के लिए भागीदारी। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है आपके पुस्तकालय में और कोई जानकारी वो लेना चाहता है, और आपके पुस्तकालय में अगर वो नहीं है और आपने उसको लौटा दिया कि हमारे पास नहीं, आप जाओ, तो जहाँ पे जाएगा उसे जानकारी मिल गई दूसरे पुस्तकालय में, तो आपके पुस्तकालय में वो दोबारा आएगा ही नहीं, वो तो उसी के पुस्तकालय में जाएंगे। और तो अगर हमने साझा किया होता उस पुस्तकालय वाले से तो हम तुरंत पूछ लेते। जैसे मान लीजिए कई मेडिकल स्टोर्स पे जब हम लोग दवा खरीदने जाते हैं तो उसके पास वो दवा नहीं होती, लेकिन वो आपसे पर्ची ले लेता है और वो जा कर के दूसरे मेडिकल स्टोर से ला करके आपको दवा दे देता है, तो ग्राहक को लौटना नहीं पड़ता है, तो उसे भी अच्छा लगता है, वो दोबारा भी जाएगा। तो यही कार्य यहाँ पे भी है। और ये जो पुस्तकालय संसाधन है, इसमें प्रिंटेड, मुद्रित मतलब होता है प्रिंटेड, और गैर मुद्रित मतलब अनप्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं, ये सारी संसाधनों को शामिल किया जाता है। लेकिन एक और भी चीज़ है कि मान लीजिए हम लोग साझेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन साझेदारी करने में उसका नुकसान ना हो जाए। पता चले किसी लाइब्रेरियन के पास एक कैटलॉग रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, ओपैक जिसको बोलते हैं, अब उसको हम उठा लेकर आए और उसके पास एक ही था, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो बिना, और मान लीजिए उसके पास 5 कर्मचारी हैं और आपको ज़रूरत पड़ गई 3 कर्मचारी की, तो वहाँ से आपने 3 को बुला लिया, उसके पास 2 ही बचे, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो रिसोर्स शेयरिंग तो हमें करना है, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। ये बड़ी शानदार बात है कि बिना किसी को नुकसान पहुँचाए आप रिसोर्स शेयरिंग करो। अब ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट जान लिया और उसके अवधारणा को समझ लिया। अगर अवधारणा पूछा जाता है आपसे तो आप इतना ज़्यादा समझा सकते हो उसमें। दूसरा चीज़ हम उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि रिसोर्स शेयरिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। तो ये बताया गया कि ये आदर्शवादी बात है और इसमें जो मेन लक्ष्य है, उपभोक्ता को मेन लक्ष्य बनाया गया है कि सारा का सारा फोकस जो कंज्यूमर है उसको बनाया गया है कि कंज्यूमर को सुविधापूर्वक सारी सूचनाएं प्रदान कर दी जाएं, चाहे वे संसाधन कहीं पे भी हों, कहीं से लानी पड़े। और इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं इसके उद्देश्य में। जैसे एक तो जब हम लोग एक दूसरे पे साझेदारी से काम करते हैं तो एक तो लागत में कमी आ जाती है कि हमें सारी की सारी सामग्रियाँ इकट्ठी नहीं करनी पड़ती है और उतने स्टाफ नहीं रखने पड़ते, तो हमारी लागत अपने आप कम पड़ जाती है। दूसरी चीज़ कि पुनरावृत्ति नहीं होती है।
सूचना संसाधनों की पुनरावृत्ति नहीं। अब इस पुस्तकालय में सारी पुस्तकें हैं और दूसरी पुस्तकालय में भी सारी पुस्तकें हैं, तो सेम पुस्तक चीज़ें यहीं पे और सेम चीज़ें वहीं पे, हम नई चीज़ें कर ही नहीं सकते। हमारा सारा रिसोर्स, सारा कर्मचारी इसी में घिस पिट जा रहा है। तो रिसोर्स की पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसका दोहराव नहीं होगा बार बार। और उसके बाद उपभोक्ताओं के विस्तृत वर्ग के लिए सूचना संसाधनों की व्यवस्था हो जाएगी। कितने भी उपभोक्ता हैं, चाहे वो विज्ञान से रिलेटेड आएँ, साइंस से रिलेटेड आएँ, इतिहास से रिलेटेड आएँ, या अन्य किसी क्षेत्र से रिलेटेड आएँ, शोध कार्य से रिलेटेड आएँ, तो हम उनको सारी की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं जब हम एक दूसरे से साझा करके कार्य करते हैं। जैसे आपने वो सुना होगा, कार की जो कंपनियां होती हैं उसका वो टायर कोई और बनाता है, उसकी बॉडी कोई और बनाता है, बैटरी कहीं और से आता है, इंजन कहीं और से आता है, और असेंबलिंग वर्क कोई और करता है। तो ये होता है रिसोर्स शेयरिंग। वो एक दूसरे को मतलब बेच करके रिसोर्स को शेयर करके एक जगह पे असेंबल कर दिए। अगर कार वाले ऐसा सोचें टायर भी हम बनाएंगे, इंजन भी हम बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, हम वो भी बनाएंगे, तो शायद असेंबलिंग इतनी तेज़ी से ना हो पाए और इतना तकनीक भी विकसित नहीं हो पाए। मान लीजिए कोई इंजन बना रहा है तो इंजन वो इतना शानदार बनाएगा कि वो और हर साल वो नवाचार उसमें करता रहेगा, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ इंजन में है। और टायर बनाने वाला, अभी देखो आप, ट्यूबलेस टायर आ गया। अभी ट्यूबलेस टायर भी पंचर हो जाता है, लेकिन अभी एक टायर पे विकास किया जा रहा है कि वो टायर चाहे कील धंस जाए या मोटा सा सरिया भी धंस जाए तो भी वो पंचर नहीं होने वाला। उस पर शोध कार्य चल रहा है, तो टायर ही बना रहा है ना। तो ऐसे ही विशेषीकृत क्षेत्रों का हम विकास कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने क्या किया कि एक लाइब्रेरी खोला और उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इतिहास की पुस्तकें ही रखूँगा, इतिहास से संबंधित सारी चीज़ें रखूँगा, तो हम पूरे ब्रह्मांड का जितना भी इतिहास रहेगा, सारी चीज़ों से रिलेटेड इतिहास आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। चाहे आपको साइंस से रिलेटेड किसी चीज़ का इतिहास है, भूगोल का इतिहास हो, किसी भी समाजशास्त्र का भी इतिहास है, सारे इतिहास आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो ये विशेषीकृत स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देता है और ये बड़ी शानदार चीज़ होती है। और वहाँ पे सस्ता भी मिल जाएगा। मान लीजिए आपको पुस्तक खरीदनी हो, कोई पुस्तक खरीदनी हो, और किराना स्टोर पे आप खरीदोगे तो क्या वो सस्ता मिल पाएगा? किराना वाला तो किराना भी बेचेगा और पुस्तक भी बेचेगा, ये सारी चीज़ें बेचेगा, तो ठीक से कॉपी वगैरह नहीं मिल पाएगा उचित दाम पे। लेकिन बुक स्टोर पे आप जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको अच्छे दाम पे मिल जाएगा। तो ये बात हो गई। तो पुस्तक, और उसके बाद कम से कम खर्च में अधिक से अधिक चीज़ें उपलब्ध हो गई, ये भी बात होगी। तो ये शानदार चीज़ है। एक लाइन मैंने बहुत ही शानदार पढ़ी थी, इसमें आप इसको देख सकते हो। जैसे कोई भी पुस्तकालय संपूर्ण विश्व के साहित्य को अपने में संग्रह नहीं कर सकता। बड़ी मज़ेदार लाइन है। कोई भी पुस्तकालय संपूर्ण विश्व के साहित्य को अपने में संग्रह नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने पाठकों को समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य पुस्तकालयों पर निर्भर ही रहना पड़ता है। जैसे तो ये बड़ी शानदार लाइन थी। अपनी दैनिक जीवन में भी हम इसको उपयोगी कर सकते हैं। जैसे एक अच्छे व्यक्ति का गुण क्या होता है, वो अच्छे लोगों को जोड़ के रखता है। जैसे एक मान लीजिए मैं लाइब्रेरी एंड साइंस का विद्यार्थी हूँ, बट मुझे साइंस के बारे में नहीं पता, तो मैं किसी ऐसे साइंस के फील्ड के अपने दोस्त को बनाऊंगा जो साइंस के बारे में मुझे कुछ भी दिक्कत होगी तो बताएगा। कंप्यूटर फील्ड में मेरी अच्छी नॉलेज हो सकती है नहीं है, तो मैं ऐसे शिक्षक को, ऐसे व्यक्ति से अपना संपर्क बढ़ाऊँगा जिसको कंप्यूटर में बहुत अच्छी नॉलेज हो, और जब भी मुझे दिक्कत हो तो कंप्यूटर के बारे में उससे मैं पूछ लूँगा, और उससे लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो मैं दे दूँगा। तो ये शेयरिंग हमारे रियल लाइफ में भी होता है। जैसे गांव में या शहरों में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दुकान दूर है, कोई गेस्ट आ गया, घर में चीनी नहीं है, तो बगल वाले से पड़ोसी से हमने मांग लिया चीनी। तो ये भी रिसोर्स शेयरिंग हो गया। रिसोर्स शेयरिंग हम सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसको लिखना अपने शब्दों में ये शानदार होगा। तो रियल लाइफ से जोड़ो, मज़ेदार बातें होंगी। अब इसकी बाधाएं भी कई चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी बाधाएं? एक तो अपर्याप्त पुस्तकालय संग्रह होते हैं। एक तो ऐसा है नहीं कि एक पुस्तकालय यहाँ है तो 1 किलोमीटर बाद दूसरा पुस्तकालय है। मान लीजिए एक पुस्तकालय यहाँ है और 50 किलोमीटर बाद दूसरा पुस्तकालय, तो कोई भी रिसोर्स मंगाना हुआ तो उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। तो उनके पास अपर्याप्त पुस्तकालय भी होता है। हमारे यहाँ पर्याप्त पुस्तकालय हैं। दूसरी, अपर्याप्त धन भी है।
अब स्पेशलाइजेशन नवाचार करने के लिए तो आपको बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे आपने देखा ही होगा, हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी दिल्ली वाले, वो बेचारे रो रहे थे, हड़ताल कर रहे थे लॉकडाउन में कि हमें पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा नहीं मिल रहा है। तो उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप नवाचार की बात क्या करेंगे। और जटिल पुस्तकालय प्रक्रियाएँ हैं, एक तो इतना जटिल बना दिया है, बहुत ही जटिल है। एक पुस्तक को अगर ढूंढना हो तो फिर बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, प्रक्रियाएं बड़ी ही जटिल हैं। और उसके बाद कर्मचारी हमारे यहाँ ऐसे आ रहे हैं, ठेके पे आ जा रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये पे। तो 5-6 हज़ार पे कैसे आपको कर्मचारी मिलेंगे? ये तो योग्य नहीं रहेंगे, ना तो अच्छे से प्रशिक्षित रहेंगे। और उसके बाद पुस्तकालय अध्यक्षों की ओर से भी जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है उसके सोच जो होती है, उसकी सोच आज भी सीमित है। वो सोचता है कि आज हमारा काम क्या है, जितनी पुस्तकें पढ़ी है उसी को ठीक ठाक रखा जाए, साफ़ सुथरा करके रखा जाए। सोच सीमित है। कूप मंडूक वाली बात है कि जैसे मेढक होता है ना कुएं में, तो उसे लगता है कि ये कुआं ही सारा उसका संसार है। तो ऐसे ही पुस्तकाध्यक्षों की बात है कि उसका पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें हैं उतना ही उसे देख रेख करना है। अगला, स्थानीय स्वायत्तता खोने की भी आशंका होती है कि भाई मान लीजिए हमने शेयरिंग वगैरह कर लिया तो फिर स्वायत्तता उसकी नहीं रहेगी ना। अभी तो यही सर्वे शर्मा है, बाद में उन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और विशाल पुस्तकालयों पर अधिक बोझ पड़ जाएगा। अब मान लीजिए छोटे छोटे पुस्तकालय हैं, ये सारे जाएंगे जो बड़े बड़े पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी से ही जुड़ेंगे, तो जाकर उनको परेशान करने लगेंगे। तो रिसोर्स शेयरिंग एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन उस पे ज़्यादा ही बोझ पड़ जाएगा। और पुस्तकालयों में दूरी की भी समस्या होती है। 1 मिनट। पुस्तकालयों में दूरी का जो मैंने बता दिया, और पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा समर्थन भी नहीं मिलता है। वो सारे नेतागिरी करते रहते हैं, तो समर्थन क्या खा देंगे, अपना जेब भरेंगे। वोट बैंक की राजनीति होती है। तो प्राधिकरण जो है उसका ये जो पॉलिटिसाइजेशन होता है, ये बड़ी बेकार चीज़ है, समर्थन नहीं मिल पाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है नवाचार में। अपना देश इसीलिए पीछे है क्योंकि हम नवाचार नहीं कर पाते हैं। और संसाधन सहभागिता योजना के क्रियान्वयन के लिए नेतृत्व का अभाव। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो शुरुआत कौन करेगा, इसकी सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये कुछ बाधाएं हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, पुस्तकालय सहभागिता। ये शानदार टॉपिक था। तो हमने सिंपल लैंग्वेज में सीख लिया कि एक तो अवधारणा क्या है, तो ये पूरा मैंने बता दिया एलन केंट वगैरह का। फिर उसके बाद इसका उद्देश्य मैंने बता दिया, और उसके बाद फिर सहभागिता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। तो आप इसको रियल लाइफ से जोड़ करके करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया, इसको सुना। थैंक यू।